रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। आज हम करेंगे क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मानव में जनन। आज यह मानव में जनन का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, पुरुष जनन तंत्र क्या होता है, ठीक है। और इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने देखा कि मनुष्यों में जनन किस प्रकार होता है और हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, महिला जनन तंत्र पर विशेष चर्चा की और हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न किया है, ठीक है। हमने समझा कि प्यूबर्टी क्या होती है ना, बाय उम्र जब जनरली जो फीमेल है उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है और जो मेल्स हैं उनमें विशेष परिवर्तन आते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूँछों का आ जाना। यह उम्र जनरली मेल्स में 14 से 16 साल व फीमेल्स में 13 से 15 साल होती है। इन सब चीज़ों पर हमने विशेष चर्चा की है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो मेल गैमेट जनन मतलब जो जनन अंग है मनुष्यों में, एक है मेल गैमेट, एक है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में हम ले स्पर्म को और फीमेल गैमेट में ले हम ओवम को, दोनों मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और फिर जायगोट के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण के बाद चाइल्ड, ठीक है। चलो, पिछली कक्षा में हमने इन सब चीज़ों को समझा। आज हम समझेंगे पुरुष जनन तंत्र और आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अपनी देंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि चित्र में स्पष्ट है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलके, मेल गैमेट में स्पर्म, फीमेल गैमेट में ओवम आपस में मिलके आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट का निर्माण करते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। जायगोट के पश्चात एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के बाद फीटस, जब तक बच्चा डिलीवरी नहीं हो जाती जब तक बच्चे की, तब तक उसे हम फीटस ही बोलते हैं। इस अवधि के दौरान बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जनरली पुरुषों में प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के अध्ययन को हम स्वास्थ्य की चिकित्सा को हम एंड्रोलॉजी बोलते हैं। एक फैक्ट है जिसे याद रख लो, ठीक है। कंटिन्यू। आज हम समझें पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र में हम अगर बात करें कि नर जनन तंत्र में मुख्यतः एक प्राथमिक अंग होता है जिसे हम बोलते हैं वृषण या टेस्टिस। इसके अलावा कुछ सहायक अंग होते हैं, ठीक है। आगे चल के हम देखते हैं। चलो, पुरुष जनन तंत्र में का चित्र जिस प्रकार स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ठीक है। इसमें हमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब एक जोड़ी वृषण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यह वृषण, ठीक है। वृषण जो है, जो टेस्टिस जो है, यह एक खोल के अंदर इस प्रकार बंद होते हैं, है ना, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम या फिर वृषण कोश, ठीक है। वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। अभी सिंपली कि हमें एक जोड़ी वृषण कोश पाए जाते हैं, बस क्लियर करें। इसके अलावा यह जो नलिका दिख रही है इसे हम बोलते हैं नलिकाओं का तंत्र होता है। क्या होता है कि पुरुष जनन तंत्र में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट हुआ अपना अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी हमारे पास टेस्टिस हुए। इसके बाद सिस्टम ऑफ डक्ट्स, नलिकाओं का क्या होता है, एक तंत्र होता है, जैसे एपिडिडर्मिस जो बहुत सारी नलिकाओं से, मतलब ये जो आपको यह ऊपर ये चित्र दिख रहा है। आगे हम इन सब पर एक एक पार्ट पर विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस है ना, जिसे बोलते हैं अधिवृषण, है ना, वास डिफरेंस या शुक्रवाहिकाएं, यह जिस प्रकार यह चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है। जो मतलब जो स्पर्म है इसको आगे ले जाने का कार्य करती हैं अधिवृषण से, एपिडिडाइमिस से, है ना, वास डिफरेंस के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा यूरेथ्रा, फिर इसके अलावा कुछ ग्रंथियाँ भी होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सहायक होती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेस्ट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, शुक्राशय, है ना, सब पर हम विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सिंपली समझ में आया कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस हैं। नलिकाओं का तंत्र में हम बात करें एपिडिडाइमिस, अधिवृषण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना। इसके अलावा वास डिफरेंस या फिर शुक्र नलिकाएं या शुक्रवाहिकाएं, सिंपल बोलें कि शुक्रवाहिकाएं, जो मतलब शुक्र जो है, स्पर्म को आगे ले जाने का मतलब आगे करती हैं, स्पर्म को आगे ले जाती हैं जो एपिडिडाइमिस है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग, है ना। और इसके अलावा ग्लैंड में हम बात करें तो प्रोटेस्ट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, ठीक है। चलो, अब हम एक एक करके एक एक पार्ट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो हैं, जिस प्रकार चित्र में स्पष्ट है कि आपको स्पष्ट चित्र में स्पष्ट कार्य दिख रहे हैं, टेस्टिस जो है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पुरुष शरीर के से बाहर लटके हुए पाए जाते हैं। कारण क्या है कि
जो स्पर्म का निर्माण है वह जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस पर स्पर्म का निर्माण संभव नहीं है, स्पर्म का निर्माण हो नहीं पाता है बॉडी में। इसलिए यह है इनके निर्माण के लिए 25 से 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापक्रम की आवश्यकता होती है ना। इसलिए यह जो है जो मेल शरीर है, जो पुरुष का शरीर है, उससे बाहर लटके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार देखें। ठीक है, ये है कि वृषण जो है शरीर के बाहर रहने का कारण यह है वृषणों के कि शुक्राणु के निर्माण के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है, जबकि शरीर के अंदर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस अवस्था में वृषण जो है यदि शरीर के अंदर रहेंगे तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। जनरली मैं बताऊं कि शुक्राणुओं का जो निर्माण है, अगर यदि टेम्परेचर बाहर है, यदि हम किसी ठंडे प्रदेशों में चले जाएं तो टेम्परेचर कई बार क्या होता है, कम होता है, जिस कारण कम टेम्परेचर में अगर 25 से 24 डिग्री के से अगर ज़्यादा अधिक टेम्परेचर कम हो जाएगा तो शुक्राणुओं का निर्माण कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा, है ना। या फिर टेम्परेचर बढ़ जाए, लगभग 30 डिग्री हो जाए, तब भी स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक मसल्स पाई जाती है जिसे बोलते हैं डार्टोस मसल्स। जो डार्टोस मसल्स जो है वह सर्दियों के समय, जनरली सर्दी वाले एरिया में या सर्दियों के समय जो है, जो टेस्टिस होते हैं उन्हें खींच कर जो बॉडी है, जो पुरुष का शरीर है, उसके पास कर देते हैं, जिससे वह बॉडी से हल्की सी हीट ले लेते हैं ना। इस प्रकार वह अपनी हीट मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा गर्मियों में आए जो मसल्स है इनको टेस्टिस को ढीला छोड़ देती है, बॉडी से थोड़ा दूर कर देती है। इस पेशी का जो नाम होता है जनरली उसे हम बोलते हैं डार्टोस पेशी। कौन सी पेशी, डार्टोस पेशी या फिर डार्टोस मसल्स। ठीक है, जिस प्रकार चित्र से स्पष्ट है कि टेस्टिस जो है यह वृषण कोश के अंदर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार चित्र इनके ऊपर यह जो पाया जाता है इसे बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस या फिर अधिवृक्र, है ना। इसके अलावा यह जो है, यह जो नलिका जाती है जिसे हम शुक्रवाहिका या फिर वास्ट डिफरेंस या शुक्रवाहिका जो है शुक्राशय से मिलती है, जिसे बोलते हैं हम सेमिनल वेसिकल या फिर जिसे हम हिंदी में बोलें शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय से मिल जाती है और यहाँ से शुक्राशय से कुछ मटेरियल्स रिलीज होता है। इसके अलावा प्रोटेस्ट ग्लैंड से आकर मिलती है, इससे भी कुछ मटेरियल्स रिलीज होता है। इस प्रकार यह है, इन सब के मिलने के बाद एक लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे बोलते हैं सीमेन। ठीक है, इस प्रकार सीमेन का निर्माण हो जाता है और यूरेथ्रा के माध्यम से यह बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अभी तो हमने एक बिल्कुल ओवरव्यू लिया, धीरे धीरे हर एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने नाम समझा और चीज़ें एक एक करके ओवरव्यू ली। अब हम डिटेल में एक के बाद एक चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो जैसे कि टेस्टिस के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। टेस्टिस एक खोल में बंद होते हैं ना, इस प्रकार से, जैसे हम बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है, टेस्टिस का चित्र जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, जनरली यह छोटे छोटे चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे चैम्बर्स या लोब्यूल्स पाए जाते हैं, है ना, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। लोब्यूल्स के अंदर यह पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाएं जिनके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। यह बारीक इस प्रकार की यह छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर स्पर्म का निर्माण होते हैं। इन नलिकाओं को हम बोलते हैं सेमिनिफेरल ट्यूब्स। ठीक है, स्पर्म का निर्माण होता है। उसके बाद यह स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस में या फिर अधिवृषण, जिस प्रकार यह चित्र में स्पष्ट है, यह है अधिवृषण जो है बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बना होता है। यह एक नलिकाओं का तंत्र होता है। ठीक है, या स्पर्म को स्टोर करके आगे भेजने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम देखो जनरल समझें कि वृषण का आकार जनरली अंडाकार होता है, बिल्कुल अंडे के समान होता है। ठीक है ना। अंडकोश की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, अंडे के समान होता है इसलिए हम बोलते हैं अंडकोश की जो लंबाई है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यह एक जनरल जानकारी है जिसे याद रखिए। ठीक है, इस प्रकार चित्र में और भी बेहतरीन तरीके से स्पष्ट है कि यह वृषण कोश है, एपिडिडाइमिस किस प्रकार होता है। ठीक है, यह नलिकाओं का एक मतलब क्या होता है, नलिकाओं का एक जाली हुआ। ठीक है, और यह जो है टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में वृषण पालिकाएं, अलग अलग ऐसे अपार्टमेंट बने होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर यह नलिकाएं होती हैं। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अधिवृषण समझ में आया होगा कि अधिवृषण जो है वह नलिकाओं का एक जाल होता है। जनरली पढ़ देते हैं कि शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के पश्चिम सतह पर अधिवृषण में खुलती हैं। यह देखो, यह वृषण है, यह वृषण से निकलकर ये है ना,
अधिवृषण में खुलती हैं। अधिवृषण पतली व लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी, मतलब यह जो नलिका है अत्यधिक ऐसी मुड़ी मुड़ी हुई होती हैं। आप जनरली सिंपल भाषा में लिखें कि अधिवृषण जो है अधिवृषण जो है बहुत सारी एपिडिडाइमिस जो है बहुत सारी नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कुंडलित होती हैं, ऐसी मुड़ी हुई पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं अधिवृषण। यह स्पर्म को स्टोर करके आगे भेजने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि सिक्लन नलिका क्या होती है, पेनिस क्या होता है। ठीक है, आगे चल के हम देख रहे हैं। सिंपल भाषा में समझें कि जो टेस्टिस जो है ये अधिवृषण है। यह चित्र में आपको स्पष्ट है कि अधिवृषण से यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हुआ। स्पर्म यहाँ से वास्ट डिफरेंस या शुक्रवाहिनी से होते हुए यह जो गॉल ब्लैडर इसके पीछे से घूम कर आते हुए शुक्राशय में मिलते हैं। शुक्राशय से यहाँ पर कुछ मटेरियल मिलता है और प्रोटेस्ट ग्लैंड से भी कुछ पार्ट आके मिल जाता है, और इसमें एक लिक्विड, मतलब ये लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं, लिक्विड फॉर्म बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं सीमेन। ठीक है, सीमेन जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो मूत्र मार्ग है इससे होते हुए बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि पेनिस, इसे हम बोलेंगे पेनिस। ठीक है, कंटिन्यू। चलो, जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, जो वास्ट डिफरेंस होती हैं, वास्ट डिफरेंस आपको समझ में आया क्या होती हैं। ठीक है, वास्ट डिफरेंस जो होती हैं वह उनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं शुक्राणु जनन कोशिकाएं एक होती है, दूसरी है सर्टोली कोशिका, तीसरी है अंतराली कोशिकाएं। इस प्रकार चित्र से आपको स्पष्ट है कि अब हम एक एक करके इन कोशिकाओं का कार्य समझते हैं। शुक्रजनन कोशिकाएं जो होती हैं वह नरजनिक कोशिकाएं होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म का निर्माण करती हैं, मतलब स्पर्म का निर्माण में यह सहायक होती है, मतलब स्पर्म का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद करें सर्टोली कोशिकाएं। जनरली क्या होता है, स्पर्म जो है, स्पर्म को चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, स्पर्म को चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वह एनर्जी के लिए यह सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो यह पिरामिड आकार की कोशिकाएं होती हैं जो बनते हुए नरयुग्मक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा होती हैं अंतराली सेल्स, जैसे नाम से स्पष्ट अंतर है, अंतर मतलब अवकाश। ठीक है, वृषणपाली में शुक्रजनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होते हैं। इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं या लीडिंग सेल्स जो होती हैं, इसे हम अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। यह टेस्टेस्टेरोन का स्त्राव करते हैं, मतलब टेस्टेस्टेरोन जो होता है उसका स्त्रावण करने का कार्य करती हैं। ठीक है, जिस प्रकार आपको चित्र में स्पष्ट है कि यह एक ओवम सेल है। हम समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पर्म है वह कैसे ओवम सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ओवम सेल का जो बाहरी वाली जो पार्ट होती है, जो बाहरी वाली जो झिल्ली होती है, जिसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, यह जो होती है, बहुत सारे जो स्पर्म जो है, जो शुक्राणु जिस प्रकार चित्र में स्पष्ट है, वह इस प्रकार अंडाणु पर या ओवम पर अटैक कर देते हैं कुल मिला के, और इनमें से एक शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार यह क्या कर लेते हैं, जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि आफ्टर निषेचन के बाद जनरली यह स्पर्म जो है या योनि के माध्यम से ग्रीवा के बाद गर्भाशय होते हुए फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कर जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यह हमने पिछली वीडियो में समझा था। अब हम बात करेंगे कि पुरुषों में नसबंदी क्या होती है और महिलाओं में नसबंदी कैसे होती है। जनरली सबसे पहले हम बात करेंगे कि फीमेल में नसबंदी कैसे होती है। तो फीमेल में जनरली क्या होता है, या जो जहाँ पर यह निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में, उन्हें ऑपरेशन के माध्यम से उन्हें कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो ओवम है वह आ ही नहीं पाता, वहाँ पर यहाँ पर निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया हो ही नहीं पाती है ना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्यूबेकोटॉमी। ठीक है, फैलोपियन नलिका का उच्छेदन। ठीक है, हिंदी में स्पष्ट है। फिर अब हम बात करें मेल में जनरली क्या होता है, जो स्पर्म को लाने वाली जो नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नलिकाएं होती हैं वास डिफरेंस, उन्हें काट दिया जाता है और उन्हें अलग अलग कट करके बंद कर दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं वैशेकोटॉमी। ठीक है, इस प्रकार हमने आज की वीडियो में पुरुष जनन तंत्र को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आई हो तो पहले इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में पढ़ने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।